नमस्कार। चूरू की जब बात चलती है तो चूरू की सर्दी का जिक्र आता है, चूरू की गर्मी का जिक्र आता है और बहुत सारी जो यहाँ हवेलियाँ हैं, स्थापत्य है, उनका जिक्र आता है। लेकिन आजकल जब चूरू की बात चलती है तो यहाँ विधि और न्याय के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, यहाँ के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में चयनित हो रहे हैं, उसके लिए भी चूरू का जिक्र आता है। और जब यह बात चलती है तो यहाँ प्रोफेसर रहे महावीर सिंह यादव जी और उनके शिष्य चंद्रशेखर पारिक जी का भी जिक्र आता है। आज चंद्रशेखर पारिक जी हमारे साथ हैं। ये अपने काम के अलावा अपने जो जन सरोकार हैं उनके लिए भी जाने जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो आरजेएस में, एपीओ में और उसके अलावा जो लॉ ऑफिसर के रूप में, लॉ मैनेजर के रूप में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो युवा सेलेक्ट होते हैं यहाँ के, उनके मार्गदर्शक के रूप में भी आप जाने जाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर पारिक जी। चंद्रशेखर पारिक जी से हम महावीर सिंह यादव जी और विधि सत्संग और ये जो यहाँ चूरू का जो उभार है विधि के क्षेत्र में, उस पर हम चंद्रशेखर जी से चर्चा करेंगे। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करें, जब भी विधि की बात आती है, आरजेएस में सिलेक्शन होते हैं, इनकी बात आती है तो महावीर सिंह यादव जी का जिक्र आता है। आपके बहुत ही प्रगाढ़ उनसे संबंध रहे, आपने बहुत अच्छा शिष्य भाव उनके लिए आपके भीतर है। तो मैं आज फिर ये जानना चाहूँगा कि गुरुदेव को आप कैसे देखते हैं चूरू के लिए? गुरुदेव के आने से पहले यहाँ पर जुडिशल ऑफिसर था ही नहीं। इसकी वजह ये थी कि कानून को इतनी गहनता से सामान्यतः लोग पढ़ते नहीं है, तो उनका प्रयोजन होता है कि एलएलबी हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट जाएंगे, वहाँ हम सीखेंगे जी। और एक धारणा ये भी है कि किताबों में जो लिखा है वो कोर्ट में जो यूज होता है जिस तरीके से, उससे टोटली डिफरेंट है। तो इस मिथक को तोड़ने के लिए एक योग्य टीचर की आवश्यकता होती है जो ये दर्शित कर दे कि किताबों में जो लिखा है वही ब्रॉड लेवल पे पढ़ा जाए, तो वह जो लिखा है उससे डिफरेंट दिखता है, केवल है नहीं। ये एक क्षमता केवल उनमें थी, इसके कारण जो है यहाँ चूरू में उनके आने के बाद एक अलग थीम पैदा हुई और अच्छे एडवोकेट्स और जुडिशल ऑफिसर आए। इसके इतर भी हम देखते हैं कि उनका जुड़ाव अपने शिष्यों से, जो अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव उनका रहता था और उससे उन्होंने बहुत कुछ इस तरह का चूरू को दिया, उन लोगों को दिया। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? भाई उनका वो गुरुदेव कभी भी स्टाफ रूम में नहीं बैठते थे। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा एक एक क्षण मैं तुम लोगों के विकास के लिए है और जो है मुझे तनख्वाह आप लोगों के विकास की मिलती है। मेरी जो एजुकेशन की ट्रेनिंग है वो भी हर मतलब मेरे स्टूडेंट्स का कैसे सर्वांगीण एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए, इसलिए मैं हर पल तुम्हें देखता हूँ, हर पल उसमें करेक्शन करता हूँ। बिल्कुल। तो इसी तर्ज पर आपने ये जो है विधि के जो विद्यार्थी हैं उनका मार्गदर्शन आपने शुरू किया, तो उसमें गुरुजी की क्या प्रेरणा रही? क्या गुरुजी ने आपसे ऐसा कहा था कि इस तरह का काम होना चाहिए, या आपने स्वतः प्रेरणा के से कि गुरुजी इस फील्ड में काम करते थे तो हमें भी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? क्या इस विधि सत्संग के पीछे की कहानी क्या है? गुरुदेव का यही था कि जहाँ भी हो वहाँ आप सोसाइटी के लिए उपयोगी बनो, और सबसे बड़ा धर्म ये है कि इस धरती को सुंदर बनाया जाए और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए। और उन्होंने मेरे साथ और भी लोग चुने, लेकिन वो मैंने अपनी निरंतरता रखी जी। किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? गुरुदेव जब यहाँ थे तब शाम को जो आदेश की तैयारी करते उनको मार्गदर्शन देते थे, लेकिन उनकी मार्गदर्शन की कसौटियाँ बहुत गंभीर हुआ करती थी जी। और कहीं भी कोई कमी होती तो मना कर देते, मैं आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दूंगा। और बहुत ही सटीक और कठोर शब्दों का प्रयोग करते, वो बिल्कुल नहीं सकते थे। वो कहते थे कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य होना चाहिए, तो चाहे किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन हम यहाँ जो है अनुपयोगी लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा विचार था और बड़ा उनका काम था कि आज भी उनके शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं होने के बाद भी आज उनका जिक्र, उनकी याद हमारे भीतर हमेशा रहती है। आपने एक अच्छी शुरुआत करी, गुरु जी के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है, गुरु जी को एक अच्छा प्रणाम। आप हर बार जब एक रिजल्ट आता है तो एक अच्छा प्रणाम उनके लिए रहता है हमारा कि चूरू का ये योगदान रहता है।
तो ये इस बार भी बहुत अच्छी संख्या में बच्चे यहाँ से आज सेलेक्ट हुए हैं। निरंतर आपका मार्गदर्शन बच्चों को मिलता रहता है। तो ये जो चूरू जैसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है किसी भी रूप से, आर्थिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी परिस्थिति की यहाँ की बहुत खराब है, कोई इंडस्ट्री नहीं, उद्योग नहीं है, उसमें आपने ये एक हरियाली यहाँ कर रखी है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ निकलते हैं और उनको देखकर बहुत सारा मतलब पूरे राज्य में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा रहती है। तो आप चूरू के इस विधि और न्याय क्षेत्र में जो ये उभार है, ये जो चूरू का प्रकटन है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई व्यक्ति में एक होती है IQ, एक होती है EQ। IQ से आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन EQ है तो उस ज्ञान का आप यूज कर सकते हैं, उसको एग्जाम में स्थिर भाव से लिख सकते हैं, इंटरव्यू में आप स्थिर भाव से बता सकते हैं। तो गुरुदेव के जो हरि के प्रति जो समर्पण का वो जो सिखाते थे, हर चीज में उनके कण कण में बोलता था, तो उससे वो समर्पण का भाव यहाँ के बच्चों में विशेष तौर पे, क्योंकि हमारा पैटर्न वही है, हमारी बात वही है, तो वो आ जाता है, जिससे EQ वर्क करती है। तो IQ और EQ मिलने से जो है परिणाम अच्छे। जो एकदम से नए बच्चे हैं, 10वीं 12वीं में आज पढ़ रहे हैं, या जिन अभिभावकों के बच्चे 8वीं 9वीं 7वीं में रन कर रहे हैं, वो भी मान लीजिए कि अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजना चाहते हैं, तो एक बार आप ये बताइए कि इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है, बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं, और उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, किस तरीके से उनको काम करना है? यहाँ कोई मतलब औसत से तो मतलब 60% तो कम से कम 10th में है जी, अदरवाइज आपको डिले हो जाएगा और डिले होकर के थक कर छोड़ सकते हो, एक मुद्दा। लेकिन आपने ठान ही लिया कि मैं मेरी आदतें बदल लूंगा, जिनकी वजह से मेरे 60 है और मैं टीचर जैसा कहेगा वैसा करूंगा, तो ये नंबर कम भी कोई बाधा नहीं है। फिर जो है फील्ड है, यदि आपने सबसे पहले और सबसे जो आम रूप से उपलब्ध एडवोकेट है जी, तो आप यदि अपनी संस्था के माध्यम से प्लीडिंग ड्राफ्टिंग जो है और रूलिंग्स का अध्ययन और विधि का निर्वचन समझते हैं, तो वो आसानी से आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं जी। तो दूसरा जो है सबसे छोटा पद है, इसमें जूनियर लॉ ऑफिसर होता है जी, उससे बेटर जो पे स्केल है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है, उससे बेटर स्थिति है। फिर ये बैंक्स में PSUs में लॉ ऑफिसर है, और शीर्षस्थ पे जो यहाँ चूरू में जो शीर्षस्थ जिसको हम जानते हैं वो जो है ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस जी। तो इनका कैसे निर्धारण करते हैं कि ये बच्चा वहाँ जाए, या मैं जैसे कैसे तय करूँ कि मुझे जज बनना है, कि APB बनना है, कि JLO बनना है, कोई इस तरह की कोई है, या बच्चे अपने आप एक धारा में आते हैं, परीक्षाएं देते हैं, कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं? क्या मतलब कोई क्राइटेरिया आप उन बच्चों में देखते हैं कि तेरे में क्या संभावना है? शुरुआत में कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। शुरू में तो यही है कि आप RJS के लिए प्रिपेयर करो जी, लेकिन जब RJS का रिजल्ट आता है तो वहां देखना होता है कि ये जो एक है कि पास ही हो गए, एक है कि पास नहीं हुए, बिल्कुल कट ऑफ के पास थे, एक है कि आप आसपास ही नहीं थे, तो फिर उसकी थीम पे विचार किया जाता है। कहाँ से ये पढ़ाई शुरू हो जाती है कानून की? कानून की पढ़ाई मेरी राय में अभी 12th के बाद है वो 5 ईयर लॉ करना चाहिए जी, और वो मान लो कि संसाधन नहीं है, चूरू में उपलब्ध नहीं है, जी। उस दशा में ग्रेजुएशन करो जी, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान ही 8 सब्जेक्ट और उसमें भी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे विषय हो, कहीं कहीं यदि लीगल का कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो होना चाहिए। और जो है आप जो आपका मुख्य ध्यान है वो ये होना चाहिए कि मेरे को LLB करनी है और उनके जो एकेडमिक विषय हैं नॉट फॉर प्रोफेशनल उनका अध्ययन है वो धीरे धीरे संस्था के माध्यम से करना चाहिए। अभी कुछ बदलाव कानूनों में किए गए हैं, उनका इस तैयारी पर और इन चीज़ों पर क्या असर है? असर है काफ़ी, पूरी इंडेक्स जी, मटेरियल है वो 10% कहीं कहीं बहुत कम, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ना के बराबर है जी, नंबर चेंज हो रहा है। नंबर चेंज होना बहुत बड़ी बात है। आप कॉलोनी में मकानों की रिहाइश चेंज करते हैं तो क्या स्थिति, वही स्थिति है, तो पूरा मामला नए सिरे से जमाना है। तो कंसेप्चुअली तो इसका असर बच्चों की कट ऑफ पर आया है या आएगा? अभी तो कोई एग्जाम है वो जो है नए कानून से हुआ आएगा। जो बच्चे लो कर रहे हैं या कर चुके हैं, अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें ताकि उनको बेहतर सफलता मिले? बेहतर सफलता यही है भाई, अपना ध्येय है उसको मजबूत करें और कॉन्फिडेंस रखें और जो है कॉलेज में प्रवेश के दिन से
अपने आप को जुडिशल ऑफिसर के लिए ही तैयारी करने के लिए, जिसके लिए सिलेबस को याद किया जाए, उसको कंठस्थ किया जाए। ये जो चुने हुए बच्चे हैं, आखिरी सवाल, ये जो चुने हुए बच्चे हैं, यहाँ दूसरे जो सामाजिक सरोकार के जो काम हैं, जैसे पौधे लगा रहे हैं, कहीं कुछ और जो है डोनेट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में ये बच्चे प्रवृत्त दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या थीम है, क्या धारणा है, किस तरीके से? आमतौर पे ये होता है कि इन फील्डों के लोगों को टाइम भी नहीं मिलता और वो इतना सक्रिय भी नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ चूरू के बच्चे हैं जो सामाजिक सरोकार के काम में जुटे रहते हैं, और आपका भी काफ़ी इसमें मार्गदर्शन रहता है। तो इसके पीछे क्या थीम है? पीछे गुरु जी की थीम है कि धरती को सुंदर बनाया जाए, कि इसके अलावा सब धर्म है, उनका अंदरूनी संदेश ये है, लोगों ने अपने अपने प्रयोजनों से उसकी व्याख्या अलग कर ली। और सुंदर बनाने के लिए पेड़ भी लगाना है, कमजोर को सबल भी बनाना है, और जो निर्बल है उसको दान के माध्यम से मजबूत करना है, शिक्षा के माध्यम से मजबूत करना है। तो वो जो एक अलग से जो है गुरु जी के शिष्यों ने एक अलग धर्म अपना मान लिया कि हम ऐसा की सहायता करेंगे, उसके चलते पब्लिक वर्क होती है। बहुत ही सुंदर संदेश गुरु जी का कि इस धरती को खूबसूरत बनाना है, और इस धरती को खूबसूरत बनाने के लिए चंद्रशेखर जी पारिक और उनकी टीम एक अलग ढंग से काम कर रही है। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से इस धरती को सुंदर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत पारिक जी के साथ हुई। पारिक जी, आपने इस बातचीत के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।